नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पार्ट 9 देखेंगे, जिसमें हम 50 एमसीक्यूज सीडीपी के सॉल्व करेंगे और जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो इस तरह जो हमारी महामैराथन चल रही है उसका यह पार्ट 9 होगा, जिसमें हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो इसमें पहला क्वेश्चन होगा आपका, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। तो इसमें बताना है कि विकास की जो गति है वो एक दूसरे में भिन्न होती है पर ये एक नमूने का अनुगमन करती है। एड़ी ऑप्शन है एड़ी चोटी से, ऑप्शन बी अव्यवस्थित, ऑप्शन सी अप्रत्याशित, ऑप्शन डी क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्रमबद्ध और व्यवस्थित अनुगमन करती है। मतलब कि आपकी जो विकास है वो क्रमबद्ध यानी कि सीरियल वाइज सीरियली चलता है, यानी कि जैसे आप पहले 1 साल के होंगे फिर आप 2 साल के, इस तरीके से और व्यवस्थित चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। विकास के लिए निम्न में से जो ऑप्शन उचित है वो बताना है। उचित है किसके लिए? विकास के लिए। तो ऑप्शन ए, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। ऑप्शन बी है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ऑप्शन सी है, विकास एकल आयामी है। ऑप्शन डी, विकास पृथक होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि सामाजिक जो है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। और ये जो बात कही है वो कही है आपकी, किसने कही है? आपकी वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने जो है सामाजिक सांस्कृतिक को महत्व दिया है और उन्होंने जो उनकी जो थ्योरी दी थी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो दिया था उन्होंने, तो वाइगोत्स्की जो है सामाजिक सांस्कृतिक पर काफ़ी ज़्यादा जोर देते हैं। उन्होंने कहा था कि जो बच्चा होता है वो सामाजिक यानी कि समाज और संस्कृति के परिवेश में सीखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्ति में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। मतलब कि कोई दो बच्चे जो हैं वो भिन्न क्यों होते हैं। ऑप्शन ए, वातावरण के प्रभाव से, ऑप्शन बी जन्मजात विशेषताओं के प्रभाव से, ऑप्शन सी वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, ऑप्शन डी प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समूचे प्राप्त होने के कारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण दो व्यक्तियों के बीच में भिन्नता होती है। यानी कि कहने का मतलब ये कि वातावरण, जैसे कि कुछ मान लीजिए अगर हम एक ऐसी फैमिली की बात करें, एक अमीर फैमिली और एक गरीब फैमिली की, तो हम देखेंगे जो अमीर फैमिली होती है उसका जो एक स्टैंडर्ड है, यानी उसका जो वातावरण है वो अलग होगा, और एक गरीब फैमिली का जो वातावरण है वो एक अलग होगा। तो वातावरण यहाँ पर व्यक्ति यानी बालक के जो विकास है उसको प्रभावित करता है, और वंशानुक्रम यानी आपकी जो हेरिडिटी होती है वो भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि किसी के बालक के जो पिता हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है या बहुत उनकी जो बुद्धि लब्धि बहुत अच्छी है, तो हो सकता है कि जो बच्चा है उसकी भी बुद्धि लब्धि बहुत अच्छी हो। और कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी बुद्धि लब्धि कम है, तो हो सकता है कि उसके बच्चे की जो बुद्धि लब्धि है वो कम हो। तो इस तरीके से जो वंशानुक्रम है वो आपके विकास को यानी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है, वंशानुक्रम और वातावरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे के समाजीकरण में परिवार भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए कम महत्वपूर्ण, ऑप्शन बी रोमांचकारी, ऑप्शन सी मुख्य, ऑप्शन डी गौण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मुख्य भूमिका निभाता है। परिवार जो है समाजीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है, और बच्चे का जो समाजीकरण स्टार्ट होता है वो आपका परिवार से ही शुरू हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाला एक सही दिशा
जोड़ा है। इसमें से बताना कि कौन सा जो है सही जोड़ है ना। मैच पेयरिंग करना है, यानी कि कौन सा जो है एक सही जोड़ है इसमें बताना है। ऑप्शन ए है मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक क्रिया में जो बच्चा है वो संधारण और वर्गीकरण योग्य हो जाता है क्या। ऑप्शन बी है औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ और कल्पना खेल ये सब करना लगता है। ऑप्शन सी है सहसावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। ऑप्शन डी है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निम्नात्मक विचार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला वाला जो पैर है वो सही होगा आपका, यानी मूल संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण कल्पनात्मक खेल, देखिए अनुकरण नहीं करता है लेकिन कल्पनात्मक खेल जो है वो करता है, लेकिन यहाँ पर अनुकरण प्रारंभ नहीं कर पाता है, तो इसलिए बी सही नहीं होगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह की समझ को प्रदर्शित कर रही है। एक बच्ची ने देखा कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, है ना, उसने देखा कभी, तो वह कह रही है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो वह की समझ को प्रदर्शित कर रही है। ऑप्शन ए प्रतीकात्मक विचार को, ऑप्शन बी अहम केंद्रित चिंतन को, ऑप्शन सी कार्यकरण, ऑप्शन डी विपर्याय चिंतन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कार्य करना, यानी कि उसने देखा किसी को धूप में कपड़े सुखाते तो उसने भी समझ लिया कि धूप में जो है कपड़े जल्दी सूख जाते, तो ये जो है कार्यकरण की समझ को प्रदर्शित कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से में भिन्न होता है बजाय के। अच्छा, पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन है वयस्कों से में भिन्न होता है बजाय के, यहाँ पर एक खाली स्थान होगा, यहाँ पर एक खाली स्थान है। ये बताना है कि बच्चों का जो चिंतन होता है वो वयस्कों के कंपैरिजन में क्या होता है, कितना होता है और क्या होता है बजाय किसी उसके। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है मात्रा प्रकार, ऑप्शन बी आकार मूर्त परकता, ऑप्शन सी प्रकार मात्रा, ऑप्शन डी आकार किस्म। तो देखिए पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन है वो वयस्कों के समान होता है, यानी कि उनका जो प्रकार है, यानी कि पियाजे ने कहा था कि बच्चे जो है वो वयस्कों की तरह ही सोचते हैं, मतलब उतना ही सोचते हैं जितना वयस्क सोचते हैं। पियाजे ने कहा था कि बच्चे उतना ही सोचते हैं जितना वयस्क सोचते हैं, लेकिन उनका जो सोचने का तरीका है वो अलग अलग होता है, यानी जो मात्रा है वो अलग अलग होती है। बच्चे की सोचने की मात्रा कुछ और होगी, वयस्क की सोचने की मात्रा कुछ और होगी, लेकिन उनका जो प्रकार है वो एक हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, यानी कि वो उतना ही सोचते हैं जितना वयस्क सोच सकते हैं, लेकिन उनका जो प्रकार होगा, यानी जो सोचने का प्रकार होगा, जो टाइप होगा वो अलग हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। ऑप्शन ए अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, ऑप्शन सी प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, ऑप्शन डी मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, वायगॉस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वायगॉस्की के अनुसार यहाँ पर बच्चे बताना है, वायगॉस्की पियाजे
कोलबर्ग, ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इनसे बनते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है प्रश्न इनसे बनते हैं। तो ये जो है इनसे जो है परीक्षा में एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं इनमें से। तो यहाँ पर बताना है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। ऑप्शन ए है जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, ऑप्शन बी परिपक्व होने से, ऑप्शन सी अनुकरण से, ऑप्शन डी वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से बच्चे सीखते हैं, यानी कि सामाजिक परिवेश में, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में बच्चे सीखते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास के चरण, ऑप्शन बी शारीरिक विकास के चरण, ऑप्शन सी संवेगात्मक विकास के चरण, ऑप्शन डी नैतिक विकास के चरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी नैतिक विकास के चरण जो है किसने प्रस्तुत किए थे, कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में लिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। इसमें से बताना कि कौन सा जो ऑप्शन है जो कि बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है कक्षा कक्ष जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। रूट लर्निंग बिल्कुल नहीं करेंगे, ये ऑप्शन गलत होगा। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। देखिए जो पाठ्य पुस्तक है वो एकमात्र संसाधन नहीं होता है, एक संसाधन होता है लेकिन एक मात्र संसाधन नहीं होता है। ऑप्शन सी है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। तो ये इसका राइट आंसर होगा कि सभी बच्चों, यानी कि इंडिविजुअली यहाँ पर सभी बच्चों पर ध्यान दिया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, तो ये बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है बुद्धि है। ऑप्शन ए समृद्धियों का एक समुच्चय, ऑप्शन बी एक अकेला और जाति विचार, ऑप्शन सी दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, ऑप्शन डी एक विशिष्ट योग्यता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी समृद्धियों का एक समुच्चय है। बुद्धि क्या है, समृद्धियों का एक समुच्चय। अगला क्वेश्चन है भाषा विकास के किस प्रारंभिक, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है, प्रारंभिक बचपन काल है क्या है। ऑप्शन ए कम महत्वपूर्ण है, ऑप्शन बी अहम महत्वपूर्ण है, ऑप्शन सी अति संवेदनशील है, ऑप्शन डी निरपेक्ष है। तो यहाँ पर बताना कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक जो बचपन है आपका, जो अर्ली चाइल्डहुड है या सॉरी इन्फेंसी चाइल्डहुड है, यानी प्रारंभिक बचपन है, वो भाषा के विकास के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, कम महत्वपूर्ण है, अति संवेदनशील, निरपेक्ष है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अति संवेदनशील है, यानी कि जो भाषा का विकास होता है उस एज में सबसे ज़्यादा होता है, सबसे तीव्र होता है। अगला क्वेश्चन है एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी। एक शिक्षक है कक्षा में, उसने कहा कि लड़के बनो लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। तो ये जो कथन है, यानी ये जो स्टेटमेंट है, क्या शो कर रहा है ये बताना है। तो ऑप्शन ए जाति भेदभाव का परिचायक है, ऑप्शन बी लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, ऑप्शन सी लड़के बद्ध धारणा प्रकट करता है, भाव की रूढ़ी लड़कियों में भेद है, ऑप्शन सी है लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लड़के बद्ध धारणा प्रकट करता भाव की रूढ़ी लड़कियों में भेद है, यानी कि ये जो आपका रूढ़ी लड़कियों में भेद है, यानी कि ये जो है जेंडर वाइज दिखा रहा है, यानी कि लड़के लड़कियों में भेद करना दिखा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आकलन। आकलन क्या है।
बच्चों को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। बच्चों को लेबल हम कभी नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चों में प्रयोगितात्मक भावनाओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, तो ये भी नहीं होगा। हम है ना कंपटीशन को बिल्कुल बच्चों में बिल्कुल बढ़ावा नहीं देंगे। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना, बिल्कुल बच्चे पर जो प्रेशराइज बिल्कुल भी नहीं करेंगे बच्चों को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने में सुधार का एक तरीका है। आकलन क्या है? सीखने में सुधार का एक तरीका है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेश का सबसे अच्छा वर्णन करता है? समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा स्टेटमेंट करता है? बताना कौन सा ऑप्शन करता है, ये बताना है। ऑप्शन ए, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। तो हम बच्चों को बिल्कुल भी समावेशी शिक्षा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते, बिल्कुल आपको ऐसा सोचना ही नहीं है। एक टीचर होकर तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ऑप्शन सी है, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सभी बच्चों को हम समान लेकर चलेंगे, सभी बच्चों को समान अधिकार हैं शिक्षा प्राप्त करने के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, वंचित भूमि यानी जो पिछड़े बालक हैं, यानी जो आपके आदिवासी जो बच्चे हैं, यानी वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, ऑप्शन ए, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें। लिखित कार्य बिल्कुल भी नहीं देंगे, इससे क्या होगा? लिखित कार्य बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। ऑप्शन बी है, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। तो यही इसका राइट आंसर होगा। बच्चों को आप चर्चा में जितना शामिल करेंगे, ग्रुप डिस्कशन में जितना शामिल करेंगे, उतना ही बच्चे का कॉग्निशन यानी कि संवेदना जो विकास है वो उतना ही अच्छा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे को निर्योग्यता अधिगम की पहचान करता है? निर्योग्यता यानी कि पढ़ने में अक्षम जो बच्चे हैं वो ना। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे को निर्योग्यता अधिगम की पहचान करता है? ऑप्शन ए, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, मूड स्विंग्स। ऑप्शन बी, अपमानजनक व्यवहार। ऑप्शन सी, बी को डी, वॉज को शाह, 21 को 12 लिखना। ऑप्शन डी, कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, यानी मूड स्विंगिंग। जो बच्चे होते हैं उनको हम निर्योग्यता अधिगम की पहचान वाले बच्चे होते हैं। यानी कि अगर किसी बच्चे का मनोभाव जल्दी जल्दी बदलता है या मूड स्विंगिंग होती है तो वह बच्चा निर्योग्यता अधिगम में आ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, ऑप्शन ए, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए और उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम की नहीं है। ऑप्शन सी, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। ऑप्शन डी, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखा जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक बच्चा जो है आंशिक रूप से देख सकते हैं, यानी उसकी जो दृष्टि है वो कमज़ोर है, यानी वो कम देख पाता है। तो उसमें उस केस में हमें क्या करना है कि जो है बच्चे को नियमित विद्यालय में रखना है और विशेष प्रावधान के तहत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सीखना सीखना क्या है? ऑप्शन ए, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन बी, संवेगों से क्षीण संबंध रखता है। ऑप्शन सी, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है। ऑप्शन डी, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सीखना सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक और शारीरिक आधार पर महिला और पुरुष में भिन्नता है। इस कथन का मुख्य लक्ष्य है कि महिला और पुरुष के भेद को समुचित रूप में व्यवहार के द्वारा समझा जा सकता है। तो किस व्यवहार के द्वारा? समायोजित, लिंग, मनोवैज्ञानिक, तुलनात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लिंग समुचित रूप में व्यवहार के द्वारा, यानी लिंग के व्यवहार के द्वारा इनको समझा जा सकता है। सामाजिक और शारीरिक आधार पर महिलाएं और पुरुषों में भिन्नता है। इस कथन का मुख्य लक्ष्य है कि महिला और पुरुष के भेद को समुचित रूप में व्यवहार के द्वारा समझा जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंग, यानी कि उनका जो जेंडर है उससे जो है उनके व्यवहार को समझा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक और शिक्षण की वह तकनीक जिसमें मूल प्रवर्तिक अभिप्रेरक का गुण पाया जाता है। शिक्षण की वह तकनीक जिसमें मूल प्रवर्तिक अभिप्रेरण का गुण पाया जाता है। ऑप्शन ए कथन तकनीक, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों के साथ अन्वयन क्रिया, ऑप्शन सी खेल पद्धति, ऑप्शन डी व्याख्यान तकनीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि शिक्षार्थियों के साथ अन्वयन क्रिया करके आप जो है शिक्षार्थी के इसमें मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरकों गुण में पाया जाता है, यानी शिक्षार्थी के साथ अन्वयन क्रिया से आप जो है जो आपका अधिगम करता है उनकी जो मूल प्रवृत्ति उस गुण को आप इससे जान सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में आकलन का मूल प्रयोजन है। शिक्षार्थियों में आकलन का मूल प्रयोजन है। ऑप्शन ए कक्षा कक्ष में शिक्षार्थियों को विभिन्न नामों जैसे समस्यात्मक शिक्षार्थी, प्रतिभावान शिक्षार्थी आदि नाम देना। ऑप्शन बी शिक्षार्थियों को डर के दबाव में अध्ययन हेतु प्रेरित करना। तो ये तो गलत ही होगा, पहला ये भी गलत होगा। ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों और शिक्षा तंत्र दोनों को विवेचनात्मक तथा आलोचनात्मक प्रतिपुष्टि से लाभ पहुंचाना। तो ये भी जो है यहाँ पर शिक्षार्थी और शिक्षा तंत्र दोनों को विवेचनात्मक तथा आलोचनात्मक प्रतिपुष्टि से लाभ पहुंचाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, शिक्षार्थियों में आकलन का मूल प्रयोजन क्या है? इसका मूल प्रयोजन ये है कि शिक्षार्थियों और शिक्षा तंत्र यानी कि जो पढ़ने वाले हैं और जो पढ़ाने वाले हैं दोनों को जो है विवेचनात्मक तथा आलोचनात्मक प्रतिपुष्टि से लाभ पहुंचाना। यानी कि मान लीजिए कि जो बच्चा है पढ़ रहा है, अगर हम उसकी पॉजिटिवली उसकी आलोचना करेंगे तो उसको कहीं ना कहीं वह जो है आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। और इसी तरह जो पढ़ाने वाला है अगर हम उसकी आलोचना करेंगे पॉजिटिवली तो वो जो उसके पढ़ाने के तरीके हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई चेंजेस करेगा। तो इस तरीके से जो है शिक्षार्थियों में आकलन का यह जो है मूल प्रयोजन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी तत्समक क्रिया एक कार्य क्रिया का स्वरूप है? ऑप्शन ए अपने साथ की आयु के बच्चों में घुल मिल जाना। ऑप्शन बी मिट्टी के खिलौने को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। ऑप्शन सी 10 तक के पहाड़ों को मुँह जुबानी याद कर लेना। ऑप्शन डी माध्यमिक कक्षा की किताबों का अध्ययन करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मिट्टी के एक खिलौने को तोड़कर दो भागों में उसे दोबारा जोड़ना। पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी तत्क्रियात्मक कार्य क्रिया का स्वरूप है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है का कारण इसके लिए सर्वाधिक है। इनमें से कौन
उत्तरदायी हो सकता है? ऑप्शन ए छात्रों की बुद्धि में अंतर, ऑप्शन बी छात्रों के अभिप्रेरण में अंतर, ऑप्शन सी छात्रों की रुचि में अंतर, ऑप्शन डी छात्रों की शारीरिक शक्ति में अंतर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी छात्रों की बुद्धि में अंतर। एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है, यानी एक ही कक्षा में जो है भिन्न भिन्न तरह बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। तो उनमें से इसका कौन उत्तरदायी होगा? छात्रों की बुद्धि में अंतर, यानी बच्चों की जो बुद्धि होती है सब अलग अलग बुद्धि के बच्चे होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? ऑप्शन ए व्यावसायिक मार्ग परीक्षण की भूमिका अहम दर्शन में बुद्धि होती है, ऑप्शन बी बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है, ऑप्शन सी अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है, तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम कम त्रुटियां हो सकें, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथनों में बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी कथनों से जो है बुद्धि के परीक्षण का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, यदि आप किसी नई कक्षा में शिक्षण के लिए जाते हैं तो आप अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षार्थियों की पहचान हेतु निम्न में से किसे चुनेंगे? ऑप्शन ए सभी शिक्षार्थियों की पूर्व शिक्षा की जानकारी लेंगे, ऑप्शन बी सभी शिक्षार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच करेंगे, ऑप्शन सी सभी शिक्षार्थियों के बाह्य विभिन्नताओं का पता लगाएंगे, ऑप्शन डी सभी शिक्षार्थियों की आर्थिक परिस्थिति की जांच करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सभी शिक्षार्थियों की बाह्य भिन्नताओं का पता लगाएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है? बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है? ऑप्शन ए शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक यह है कि उसके परिवार के बारे में जाने, ऑप्शन बी शिक्षक केवल बालक की रुचियों को जाने, ऑप्शन सी शिक्षक को बालक के बारे में भले ही कुछ जानकारी ना हो किंतु उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में उसे अवश्य पता होना चाहिए, ऑप्शन डी है बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल अपराधों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तार ज्ञात होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी बालक के संबंध में शिक्षक को उसके परिवार के मूल आधारों यानी उसके मूल आधार का पता होना चाहिए, शिक्षक को आवश्यकताओं का उसके परिवार की क्या आवश्यकताएं हैं ये पता होना चाहिए, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि किशोर अवस्था में बच्चे जो है अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचार में नए विचारों के समावेशन को हो जाने को क्या कहा है? यानी कि पियाजे ने जो स्कीमा शब्द बताया था, स्कीमा बनता है उसमें समायोजन यानी नए विचारों का समावेश हो जाने को क्या कहा जाता है?
ऑप्शन ए व्यवस्थापन, ऑप्शन बी खोज, ऑप्शन सी सात्मीकरण, ऑप्शन डी निर्माण। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि सात्मीकरण होता है। अपने पुराने स्कीमा में अपने पुराने स्कीमा को चेंज करना यानी उसमें नई जानकारी डालना जो है सात्मीकरण होता है। पुराने विचारों को नए विचारों से रिप्लेस करना जो है सात्मीकरण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक बालक पहले पूरे हाथ को फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बालक विकास के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है। यानी पहले जो है बालक पूरे हाथ को चलाना सीखता है, फिर हाथ को अलग और उंगलियों को अलग चलाना सीखता है। तो यह विकास के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? ऑप्शन ए परस्पर संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन बी सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन सी एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी एकीकरण का सिद्धांत जो है इस बाल विकास के संबंध में सिद्धांत क्या है? एकीकरण का सिद्धांत है कि बच्चा पहले पूरे हाथ को फिर हाथ और उंगलियों को अलग अलग चलाना सीखता है। तो ये जो है एकीकरण का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का रुचि का सिद्धांत बताता है। शिक्षा का जो रुचि का सिद्धांत है वह क्या बताता है आपका? ऑप्शन ए शिक्षार्थियों की जिस कार्य में रुचि नहीं होती उसे वे मन लगाकर नहीं करते। रुचि से शिक्षार्थियों का जीवन संवरता है। ऑप्शन सी शिक्षक को शिक्षार्थियों में सीखने की रुचि पैदा करनी चाहिए। ऑप्शन डी शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को पढ़ाने में रुचि लेनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी शिक्षार्थियों की जिस कार्य में रुचि नहीं है उसे वे मन लगाकर नहीं करते। तो ये जो है सार्वभौमिक सत्य है और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी शिक्षा का रुचि का सिद्धांत क्या बताता है कि शिक्षार्थी की जिस कार्य में रुचि नहीं है उसे वे मन लगाकर नहीं करते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है। पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है पाठ्य योजनाओं को जिन्हें शिक्षक तैयार करते हैं। ऑप्शन बी विषय वस्तु जिसे विद्यालय में पढ़ाया विद्यार्थी पढ़ते हैं। ऑप्शन सी विषय जो विद्यालय के प्रशासकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ऑप्शन डी विद्यालय कार्यक्रमों के द्वारा शिक्षार्थी को प्रदान किए जाने वाले संपूर्ण अनुभव। तो पाठ्यक्रम में समाहित किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि विद्यालय कार्यक्रमों के द्वारा विद्यार्थी को प्रदान किए जाने वाले संपूर्ण अनुभव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए। ऑप्शन जिसे अच्छा सदृश उपलब्ध हो। ऑप्शन बी जो समृद्ध हो। ऑप्शन सी जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो। ऑप्शन डी जिस पर जन साधारण का आधिपत्य हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिस पर जन साधारण का आधिपत्य हो। अगला क्वेश्चन है, आप यदि शिक्षार्थियों को सामाजिक रूप से समुन्नत एवं परिपक्व करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए आप कक्षा के संदर्भ में शिक्षार्थियों को पर्याप्त अवसर प्रदान करेंगे जिससे वे सामाजिक रूप से परिपक्व हो सकें। ऑप्शन बी आप विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं में शिक्षार्थियों को आधिकारिक भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आप विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं में शिक्षार्थियों को आधिकारिक भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जब शिक्षार्थी अपने चारों ओर के भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण में वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर चिंतन करता है तो इस प्रकार का चिंतन कहलाता है। ऑप्शन ए तार्किक, ऑप्शन बी प्रत्यात्मक, ऑप्शन सी प्रत्यक्षात्मक, ऑप्शन डी कल्पनात्मक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन
सी यानी प्रत्यक्षात्मक। जब शिक्षार्थी अपने चारों ओर के भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण में वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर चिंतन करता है तो इस प्रकार का चिंतन प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है। यहाँ पर जो विशेषता नहीं है वो बताना है। शिक्षक के व्यवहार का आत्मीयता से परिपूर्ण होना, शिक्षार्थियों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना, शिक्षक को केंद्र में शिशु मान कर चलना। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास को मुख्य आधार बनाना। जो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी शिक्षक को केंद्र बिंदु मानकर चलना। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है, तो ये जो है प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है। शिक्षक को केंद्र बिंदु मानकर चलना, यहाँ पर शिक्षक को नहीं, हम यहाँ पर शिक्षार्थी को केंद्र बिंदु मानकर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों द्वारा वही शिक्षक प्रभावी माना जाता है जिसे अपने विषय की व्यापक जानकारी हो। ऑप्शन बी, जिसका व्यक्तित्व देखने में अच्छा हो। ऑप्शन सी, वार्तालाप करने में अच्छा हो। ऑप्शन डी, जो व्यवहार में प्रभावी हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो व्यवहार में प्रभावी हो। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों द्वारा वही शिक्षक प्रभावी माना जाता है जो व्यवहार में प्रभावी हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षार्थी जो से ग्रस्त है, ठीक से लिख नहीं सकता। तो यहाँ पर जो लिख नहीं सकता ना, तो जो बच्चा लिख नहीं सकता वह किससे ग्रसित होता है, वह होता है आपका डिसग्राफिया। डिसग्राफिया किससे संबंधित है, आपकी राइटिंग से। डिसग्राफिया आपकी राइटिंग से संबंधित है। तो एक शिक्षार्थी जो से ग्रस्त है ठीक से लिख नहीं सकता, तो जो डिसग्राफिया से जो बच्चा ग्रसित है वो लिख नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है, साधन अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा कार्य करती है। ऑप्शन ए, छात्रों की स्मरण शक्ति को पैदा करने का। ऑप्शन बी, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करने का। ऑप्शन सी, छात्रों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करना। ऑप्शन डी, छात्रों को एक ही दिशा में सोचने के लिए प्रेरित योग्य बनाना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। साधन अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा कार्य करता है। अभिप्रेरणा क्या कार्य करती है, छात्रों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। यानी मोटिवेशन क्या होता है, बच्चा मोटिवेट होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक को सिखाने के लिए सिद्धांत की जानकारी होना आवश्यक है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक को सिखाने के लिए किस सिद्धांत की जानकारी होना आवश्यक है। ऑप्शन ए, इसमें अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है। ऑप्शन बी, इससे पाठ्य वस्तु को रोचक बनाने में सहायता मिलती है। ऑप्शन सी, इससे पद्य वस्तु को सरल तरीके से समझने में सहायता मिलती है। ऑप्शन डी, इनमें से इससे समय की बचत होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी इससे पद्य वस्तु को सरल तरीके से समझने में सहायता मिलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बचपन के सामने प्रस्तुत किया जाए। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सिखाने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, जो कि किसने दिया था,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या प्रतिभाशाली बालक का गुण नहीं है। यहाँ पर प्रतिभाशाली का बालक का जो गुण नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए विशाल शब्दकोश, ऑप्शन बी स्वस्थ मानसिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता, ऑप्शन डी दैनिक कार्यक्रम में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी दैनिक कार्यों में। निम्नलिखित में से क्या प्रतिभाशाली वाला का गुण नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, दैनिक कार्यों में जो है प्रतिभाशाली वाला का गुण नहीं है। तो यहाँ पर माफ करिएगा, इसका ये डी इसका राइट आंसर नहीं होगा। निम्नलिखित में से क्या प्रतिभाशाली बालक का गुण नहीं है। तो इसका बी इसका राइट आंसर होगा सुस्त मानसिक प्रक्रिया, यानी प्रतिभाशाली जो बालक है उसकी जो है सुस्त मानसिक प्रक्रिया नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा क्वेश्चन जो है गलत प्रिंट हो गया 342 और दो ये जो 343 क्वेश्चन है इसमें आ गया है। तो अगला क्वेश्चन है आकलन में गुणात्मक पक्ष का मापन किया जाता है। आकलन में किस गुणात्मक पक्ष का मापन किया जाता है। ऑप्शन ए साक्षात्कार एवं अवलोकन के द्वारा, ऑप्शन बी छात्रों के गुणों के स्पर्श द्वारा, ऑप्शन सी लिखित परीक्षा द्वारा, ऑप्शन डी मौखिक परीक्षा द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी आकलन में गुणात्मक पक्ष का मापन किससे किया जाता है, साक्षात्कार एवं अवलोकन के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में वाक्यों को शब्दों से पहले पढ़ाया जाता है, शिक्षण का यह सूत्र आधारित है। भाषा शिक्षण में वाक्यों को शब्दों से पहले पढ़ाया जाता है, शिक्षण का यह सूत्र आधारित है। ऑप्शन ए गेस्टाल्ट प्रयोग पर, ऑप्शन बी हल्के प्रयोगों पर, ऑप्शन सी आसान से कठिन की ओर, ऑप्शन डी शिक्षण प्रौद्योगिकी की मान्यताओं पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी गेस्टाल्ट प्रयोग पर। यह शिक्षण किस पर आधारित है, गेस्टाल्ट प्रयोगों पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दिए गए तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर नए नियम व सिद्धांत विकसित करना स्मृति स्तरण के शिक्षण में कहलाता है। दिए गए तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर नए नियम व सिद्धांत विकसित करना स्मृति स्तर के शिक्षण में कहलाता है। ऑप्शन ए सामान्यीकरण, ऑप्शन बी एकीकरण, ऑप्शन सी अनुप्रयोग, ऑप्शन डी संबंध जोड़ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि सामान्यीकरण। अगला क्वेश्चन है बुद्धि है ऑप्शन ए मानसिक विकास का यहाँ पर जो बुद्धि लब्धि एक सूचकांक है, किसका सूचकांक है ये बताना है। बुद्धि है यहाँ पर, ये नहीं दिखाना है। तो इसका जो क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि एक सूचकांक है, किसका सूचकांक है। ऑप्शन ए मानसिक विकास का, ऑप्शन बी मानसिक विकास की दर का, ऑप्शन सी मानसिक योग्यता के अंतिम स्तर का, ऑप्शन डी मानसिक परिपक्वता का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी मानसिक विकास की दर का। बुद्धि लब्धि यानी जो IQ है, IQ किसका सूचकांक है, मानसिक विकास की दर का। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाला छात्र। ऑप्शन ए योजनाबद्ध अध्ययन करता है, ऑप्शन बी अच्छी नौकरी प्राप्त करता है, ऑप्शन सी विवेकपूर्ण चिंतन करता है, ऑप्शन डी साहसी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विवेकपूर्ण चिंतन करता है। वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाला छात्र विवेकपूर्ण चिंतन करता है। अगला क्वेश्चन है प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों को आधिकारिक नोट्स लिखवाना, ऑप्शन बी व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना, ऑप्शन सी श्यामपट्ट का अधिकाधिक प्रयोग करना, ऑप्शन डी साहित्यिक भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना। प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है कि व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषयों को स्पष्ट करना, यानी कि रियल लाइफ एग्जांपल्स देकर आप जो है विषय को स्पष्ट करें। ये जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक जो है सर्वाधिक आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन आपका, जब कोई शिक्षार्थी इस प्रकार सीखता है कि वह सीखे जाने वाली सामग्री के सार तत्व को एक नियम के अनुसार समझकर तथा उसका संबंध पूर्व ज्ञान से जोड़ता है, कहलाता है। ऑप्शन ए रटकर सीखना, ऑप्शन बी अन्वेषण सीखना, ऑप्शन सी अभिग्रहण सीखना, ऑप्शन डी अर्थपूर्ण सीखना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अर्थपूर्ण सीखना। यानी जब कोई शिक्षार्थी इस प्रकार सीखता है कि वह सीखे जाने वाली सामग्री के सार तत्व को एक नियम के अनुसार समझकर तथा उसका संबंध पूर्व ज्ञान से जोड़ता है, तो इस प्रकार की सीखने को हम अर्थपूर्ण सीखना कहते हैं। तो यह आज आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरह ये जो हमारा पार्ट 9 यहाँ पर खत्म होता है। अब जो है हम नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आएंगे, जो कि हमारा पार्ट 10 होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।